आचार्य प्रशांत की किताब विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज के 17वें अध्याय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ, जिसका टाइटल है सर, नौकरी कौन सी करूं। सही का। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है कि ये सीधा साधा लगने वाला सवाल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकता है। देखो, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आज हमारा मकसद भी यही समझना है कि जब कोई व्यक्ति उन उबाऊ या निरर्थक नौकरियों को आखिरकार छोड़ देता है जो सिर्फ रुतबा दिखाने के लिए थी, तो उसके बाद वो अगला कदम तय करने में इतना उलझ क्यों जाता है। क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि अब आगे क्या है। एग्जैक्टली। मतलब जब भी कोई इंसान अपने करियर या जिंदगी के किसी बड़े फैसले के मुहाने पर खड़ा होता है, तो सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में क्या आता है? मुझे लगता है सबसे पहले यही आता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। बिल्कुल। और देखने में तो ये दुनिया का सबसे लॉजिकल और सही सवाल लगता है ना? आखिर अपनी भलाई के बारे में सोचना गलत कैसे हो सकता है? किताब में एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति का जिक्र है। मान लीजिए किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि वहां सिर्फ मजबूरी थी। उसे ये तो साफ हो गया है कि उसे क्या नहीं करना है, लेकिन अब क्या करना है, ये सवाल एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है। और यहीं पर दिमाग वो खेल खेलता है। हाँ, दिमाग वो खतरनाक चाल चलता है और पूछता है कि अब मेरे लिए कौन सा काम अच्छा है। एक सेकंड, खतरनाक चाल? मुझे ना ये बात पूरी तरह से पच नहीं रही है। मतलब इसे थोड़ा और खोलते हैं। मान लीजिए कोई जूते की दुकान पर जाता है और पूछता है कि मेरे लिए कौन से नंबर का जूता अच्छा है। सही है। जो जूता उसके पैर में फिट आएगा वही तो उसके लिए अच्छा होगा ना। ये तो एक बहुत ही बेसिक और निजी जरूरत है। तो फिर खुद के लिए अच्छा सोचना पूरी तरह से गलत या खतरनाक कैसे हो गया? मैं बताता हूँ। मतलब क्या सर्वाइवल, मेरा मतलब है अपना अस्तित्व बचाए रखने, और स्वार्थ में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई अपनी थाली में खाना ही नहीं डालेगा तो वो दुनिया का भला कैसे कर पाएगा? बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, सर्वाइवल और स्वार्थ के बीच का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अपना जीवन बचाना, बुनियादी जरूरतें पूरी करना, ये सर्वाइवल है। इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी की दिशा, अपने करियर का आधार और अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के इर्द गिर्द तय कर लेता है। जब कोई ये पूछता है कि मेरे लिए कौन सा काम अच्छा है, तो वो दरअसल कोई काम नहीं खोज रहा है। वो सिर्फ अपना स्वार्थ खोज रहा है। काम हमेशा करने वाले यानी कर्ता से जुड़ा होता है। अगर केंद्र में मैं हूं तो दुनिया हाशिए पर चली जाती है। और किताब में यह बहुत स्पष्ट रूप से उभारा गया है कि जब इंसान दुनिया को भूलकर सिर्फ अपनी भलाई ढूंढता है तो वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा चुन लेता है जो दुनिया के लिए विनाशकारी होता है। मतलब अपना फायदा आखिरकार दुनिया का नुकसान बन ही जाता है। बिल्कुल। सच्चा काम तो वो है जहां ये सवाल ही बेमानी हो जाए कि इसमें मेरा क्या फायदा है। ये बात सुनने में थोड़ी दार्शनिक लग सकती है, लेकिन क्या इसका कोई ठोस प्रैक्टिकल उदाहरण है? इसे एक बहुत ही बड़े ग्लोबल उदाहरण से समझा जा सकता है। किताब में जो स्रोत है उसके अनुसार मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब की जो बड़ी तेल उत्पादक कंपनियां हैं, जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल कंपनियां कहते हैं, उनका काम करने का तरीका देखिए। अब अगर हम उन कंपनियों के नजरिए से देखें तो वो वही कर रही हैं जो उनके लिए अच्छा है। उनके व्यापार के लिए, उनके मुनाफे के लिए तेल की खपत बढ़ना ही सबसे अच्छा है। और जाहिर सी बात है, उन कंपनियों के बोर्डरूम में बैठे लोग खुद को विलन नहीं मानते होंगे। उन्हें तो यही लग रहा होगा कि वो अपनी कंपनी और अपने कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतरीन फैसला ले रहे हैं। यही इंसान के स्वार्थ की सबसे बड़ी विडंबना है। कोई भी ये नहीं मानता कि वो कुछ बुरा कर रहा है। वो अपने तर्कों के साथ पूरी तरह सही हैं, लेकिन उनके अपने लिए अच्छा सोचने की इस प्रक्रिया में पूरी पृथ्वी का पर्यावरण तबाह हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सही कहा। मुख्य बात यही है कि जो काम सिर्फ कर्ता के लिए अच्छा हो, वो इस पूरे ब्रह्मांड और समाज के लिए बहुत बुरा साबित होता है। इसलिए जब तक इंसान सिर्फ अपने चश्मे से पूछता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, उसे कभी कोई सार्थक दिशा मिल ही नहीं सकती। ये ग्लोबल लेवल पर तो बहुत भयानक तस्वीर पेश करता है, लेकिन अगर हम इसे कॉर्पोरेट स्तर से हटाकर अपनी आम जिंदगी में लाएं, तो ये अपने लिए अच्छा सोचना कैसा दिखता है। किताब में इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, मुझे याद आ रहा है। आचार्य जी की इस किताब में एक उदाहरण है जो इस मानसिकता पर बहुत गहरी चोट करता है। सच कहूं तो ये डार्क कॉमेडी का एक ऐसा खौफनाक नमूना है जो दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल। उस उदाहरण की बात करना यहाँ बहुत जरूरी है। तो कल्पना कीजिए, घर के कई सदस्य भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं। बिस्तर पे पड़े हैं। हाँ, और कुछ तो बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में है।
अब इस पूरे माहौल में घर का एक हट्टा-कट्टा और जवान व्यक्ति रसोई में जाता है और क्योंकि घर में बाकी सब बीमार है तो खाना बनाने की जिम्मेदारी उसी की है। एक सामान्य इंसान को लगेगा कि उसे मरीजों के हिसाब से कुछ हल्का-फुल्का बनाना चाहिए। पर वो ऐसा नहीं करता। हाँ, वो रसोई में जाकर ये नहीं सोचता कि बीमारों को क्या चाहिए। उसका दिमाग वही पुराना स्वार्थी सवाल पूछता है कि मेरे लिए कौन सा खाना अच्छा है। और क्योंकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, जवान है, उसकी अपनी कामनाएं हैं, तो वो अपने लिए एकदम तीखी बैंगन की भुर्जी और खूब मिर्च मसाले वाला सालन तैयार कर लेता है। ये एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक अंधापन है। वो व्यक्ति जानबूझकर किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अपने लिए अच्छा सोचने की धुन में वो ये भूल जाता है कि जो खाना उसके लिए मजेदार है वो बाकियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इसके बाद जो होता है वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। वो व्यक्ति उस तीखे सालन को लेकर अपने 95 साल के परदादा के पास जाता है। हाँ, जिनके दांत भी नहीं है। परदादा इतने कमजोर हैं कि उनका मुंह तक नहीं खुलता और ये इंसान अपने ही बनाए स्वाद के नशे में इतना अंधा है कि वो कुप्पी लगाकर वो तीखा सालन उन परदादा के गले में उतार देता है और बड़ी खुशी से कहता है कि ये बहुत अच्छा बना है, मैंने भी कटोरी भरकर पिया है, आप तो पूरा भगोना भरकर पियो। इस स्वार्थ का नतीजा क्या निकलता है? वे परदादा एकदम मौन हो जाते हैं, उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इस कहानी में बहुत ही गहरे व्यंग्य के साथ बताया गया है कि लोग शायद इसे आनंद की अंतिम अवस्था वाली मौन समाधि का नाम दे दें। हाँ, वो तो है। लेकिन असलियत यह है कि उस तीखी बैंगन की भुर्जी ने एक जान ले ली। इस पूरी कहानी को सुनते हुए मेरे दिमाग में आज के तथाकथित पैशन का विचार आ रहा है। ये बैंगन की भुर्जी वाली बात सुनने में हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन आज की दुनिया में इंसान अपने पैशन के नाम पर यही तो कर रहा है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। है ना? हम अपने पैशन की तीखी बैंगन की भुर्जी बनाते हैं और दुनिया के गले में जबरदस्ती उतारना चाहते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि क्या समाज को या इस धरती को उस वक्त उस चीज की जरूरत भी है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इंसान अपने पैशन को जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह के तर्क करता है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो सिर्फ अपने मजे के लिए काम कर रहा होता है। सिर्फ अपने लिए? हाँ, और इसी वजह से आज नदियां सूख रही हैं, पहाड़ टूट रहे हैं और जंगल के पशु उसी तरह मौन होते जा रहे हैं जैसे उस कहानी में वो परदादा मौन हो गए थे। पर्यावरण की ये दुर्दशा इसलिए नहीं हुई कि लोग जानबूझकर दुनिया बर्बाद करना चाहते थे। ये इसलिए हुई क्योंकि हर कोई सिर्फ ये सोच रहा था कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आध्यात्मिक विकास का असल मतलब इस सवाल से आजाद होना है। ये समझना है कि इस पूरे ब्रह्मांड की वर्तमान में जरूरत क्या है और फिर खुद को उस जरूरत के हिसाब से ढाल लेना है। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी इंसान को ये गहरी बात समझ आ जाती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि अपनी बैंगन की भुर्जी दुनिया को नहीं खिलानी है। सही है। मान लीजिए उसे लगता है कि आज दुनिया को क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाले किसी सार्थक संस्था या एनजीओ की जरूरत है और उसे वहां जुड़ना चाहिए। लेकिन फिर एक नया बहाना आता है। बिल्कुल। जैसे ही कोई इंसान इस दिशा में कदम बढ़ाता है, उसका दिमाग बचाव में एक नया, बहुत ही सॉलिड लगने वाला बहाना खड़ा कर देता है। बहाना ये होता है कि मेरे पास तो इस काम के लिए कोई स्किल या कौशल ही नहीं है, मैं वहां जाके करूंगा क्या? स्किल न होने का बहाना दुनिया के सबसे बड़े आत्मछलावों में से एक है। दिमाग खुद को बचाने के लिए इसे इतनी खूबसूरती से पेश करता है कि एक डिजाइन की हुई सच्चाई लगने लगती है। इंसान कहता है कि मेरे पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। हाँ, कि मैंने कभी इस फील्ड में काम नहीं किया, मेरी तो डिग्री किसी और विषय में है। लेकिन इस किताब में इस स्किल वाले तर्क की पूरी तरह से हवा निकाल दी गई है। और इसके लिए कोविड के समय का एक बहुत ही मजेदार किस्सा साझा किया गया है। जब महामारी के कारण अचानक लॉकडाउन लगा तो आचार्य जी के आश्रम में करीब 6-8 लोग ही रह गए थे। हाँ, बाहर से काम करने वाले लोग, सफाई कर्मचारी, कोई भी नहीं आ पा रहा था। अब उन 6-8 लोगों के पास हाउसकीपिंग या कुकिंग का कोई औपचारिक अनुभव या स्किल नहीं था। लेकिन जब स्थिति सामने आ खड़ी हुई, जब जरूरत पैदा हुई, तो क्या उन लोगों ने ये कह के हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो स्किल नहीं है? नहीं, उन्होंने वो सब कुछ किया जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। बिल्कुल। उन्होंने चप्पे चप्पे पर पोछा भी मारा, टॉयलेट की सफाई भी की, घास भी काटी और 2.5 किलो के भारी भरकम पराठे भी बनाए। क्या कोई इंसान जन्म से ही ये सारी स्किल्स लेकर आता है? कभी नहीं। जब जिम्मेदारी सिर पे पड़ती है तो इंसान अपने आप सीख लेता है। और इसी दौरान एक बहुत ही हास्यप्रद घटना भी हुई जो इस बात को और गहराई से समझाती है। अच्छा, वो कपड़े धोने वाली?
एक व्यक्ति को ये नहीं पता था कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। उसने फिनाइल में ही कपड़े धो लिए और उन्हें पहनकर घूमने लगा। अरे बाप रे। जब लोगों ने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प था। उसने कहा कि ये एक नए किस्म का डिओड्रेंट है। वैसे डिओड्रेंट लगाने से तो सिर्फ लड़कियां पास आती हैं, लेकिन मैंने जो लगाया है उससे तो मक्खियां भी मेरे आसपास नहीं फटक रहीं। ये तो बहुत फनी है, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो बहुत मजबूत है। मतलब ये है कि जब इंसान के सामने कोई काम आता है तो वो परफेक्शन की चिंता किए बिना काम में कूद पड़ता है और गलतियां कर कर के सीखता है। एग्जैक्टली। कोई भी स्किल हमेशा से मौजूद नहीं होती, वो कर कर के खुद ही विकसित करनी पड़ती है। यही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। एक बहुत ही करारा सवाल उठता है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि इंसान किसी सार्थक काम में कूदता है, अपनी पूरी जान लगाता है और फिर सिर्फ इसलिए असफल होकर वापस आ जाता है क्योंकि उसके पास किसी डिप्लोमा की कमी थी? मुझे तो नहीं लगता। असलियत यह है कि ज्यादातर लोग तो मैदान में उतरते ही नहीं हैं। वो पहले किनारे पर खड़े रहकर घोषित कर देते हैं कि मेरे पास स्किल नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये डर नहीं है, ये एक बहुत ही चालाकी भरा बचाव है। इस बचाव को पकड़ने के लिए मुझे चीनी दार्शनिक लाओ त्सु का एक सिद्धांत याद आ रहा है, जिसको जिक्र किताब में भी है। वो विपरीत वाला? हाँ, लाओ त्सु कहते हैं कि जहां एक बात सच है तो उसका विपरीत यानी उसका ऑपोजिट भी सच होगा। चलिए इसे एक चुनौती के रूप में आजमाते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को एक ऐसी नौकरी का ऑफर लेटर मिले जिसमें उसे साल का 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिल रहा हो। ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि उस नौकरी से जुड़ी कोई भी स्किल उस व्यक्ति के पास फिलहाल नहीं है। तो क्या वो इंसान उस 1 करोड़ के ऑफर को ये कह के ठुकरा देगा कि माफ कीजिए, मेरे पास तो इस काम की स्किल नहीं है? ये बहुत ही मारक सवाल है और हम सब इसका जवाब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी इंसान वो ऑफर नहीं ठुकराएगा। वो व्यक्ति तुरंत उस ऑफर लेटर पर साइन करेगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहेगा, स्किल नहीं है तो क्या हुआ, मैं दिन रात एक करके अभी सीख लूंगा। बस ज्वाइनिंग डेट बता दो। बिल्कुल। तो अगर हम लाओ त्सु के विपरीत वाले सिद्धांत को यहाँ लागू करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अगर 1 करोड़ के ऑफर पर कोई अपनी स्किल की कमी को बाधा नहीं मानता, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्थक काम से जुड़ने से कतरा रहा होता है तो उसे रोकने वाली असल चीज स्किल नहीं होती। तो क्या होती है? उसे रोकने वाली असली चीज होती है पैसों की कमी। बात एकदम सटीक जगह पर आ गई है। किताब में बहुत ही स्पष्ट और मजेदार लहजे में कहा गया है कि बाबू भैया, सारा खेल पैसे का है। वो अपने लालच और पैसे की चाहत को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वो स्किल का एक बहुत ही डिग्निफाइड नकाब पहन लेता है। अगर आप 1 करोड़ रुपए का पैकेज सामने रख दें तो एक केमिकल इंजीनियर भी कुक बनने को तैयार हो जाएगा। वो केमिकल इंजीनियर तुरंत लॉजिक लगा लेगा कि कुकिंग भी तो आखिरकार केमिस्ट्री ही है, इसमें भी तो टेम्परेचर, प्रेशर और अलग अलग केमिकल्स के मिक्सचर का ही खेल है। और इसी तरह एक मैकेनिकल इंजीनियर भी ड्राइवर बनने में कोई शर्म महसूस नहीं करेगा। वो कहेगा कि मैं ड्राइवर थोड़ी हूं, मैं तो ऑटोमोबाइल ऑपरेटर हूं। क्या बात है। जब पैसा अच्छा मिल रहा हो तो सारी स्किल्स तुरंत रातों रात सीख ली जाती हैं। इसलिए ये जो स्किल नहीं है वाला तर्क है, ये महज एक खोखला बहाना है अपने स्वार्थ और सुख सुविधाओं से चिपके रहने का। लेकिन एक और बहुत ही दिलचस्प कैटेगरी है। उन लोगों का क्या जो सच में किसी सार्थक संस्था या उद्देश्य से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो एक अलग तरह का तर्क देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो सोचते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, मैं पहले बाहर की दुनिया में काम करके अपनी क्षमता बढ़ा लूंगा। जब मैं पूरी तरह से योग्य हो जाऊंगा तब मैं किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ूंगा, ताकि मैं उस संस्था पर बोझ न बनूं। एक नजरिए से देखा जाए तो ये सोच बहुत ही जिम्मेदाराना और मैच्योर लगती है। इसमें क्या खराबी हो सकती है? ये तर्क सुनने में सचमुच बहुत नेक लगता है, लेकिन असल में ये काम को टालने का एक बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक तरीका है। इसे समझने के लिए किताब में आचार्य जी की अपनी संस्था में चल रहे संकट का एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। वो आंकड़े जो वहां दिए गए थे वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। सच में संस्था में हर महीने करीब 200 लोग काम करने के लिए आवेदन करते हैं। संस्था को लोगों की सख्त जरूरत भी है, लेकिन जब इंटरव्यू और स्क्रीनिंग होती है तो उन 200 में से 195 लोग इस लायक ही नहीं पाए जाते कि वो वहां की कठोर जिंदगी को झेल सकें। जो 5 लोग बचते हैं उनमें से ज्यादातर को वहां मिलने वाला सैलरी पैकेज पसंद नहीं आता। ये तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। एक तरफ दुनिया को बचाने जैसे बड़े उद्देश्यों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को
अच्छे लोगों की सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। क्योंकि वहां आधे से भी कम लोग मौजूद हैं, इसलिए वहां काम करने वाले हर व्यक्ति को 2 या 3 लोगों का काम एक साथ संभालना पड़ रहा है। ऐसे हालात में स्किल का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। बिल्कुल। वहां अतिशयोक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि जब दिल में काम करने की आग होती है तो मनोविज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति भी गायनोकोलॉजी का काम कर लेता है। वो बस ये देखता है कि काम की जरूरत है तो उसे सीखना पड़ेगा। 195 लोग जो रिजेक्ट हो जाते हैं, उन्हें क्यों वापस भेज दिया जाता है? उन्हें इसलिए रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि वो उस जीवन शैली के लिए तैयार नहीं होते। संस्था की जिंदगी बाहर से देखने पर थोड़ी कठोर लग सकती है। बाहर की दुनिया में लोग जैसी सुख सुविधाओं की जिंदगी जीकर आते हैं, वहां वैसा माहौल नहीं होता। उन्हें वो कष्ट लगता है। हाँ, हालांकि जो लोग भीतर काम कर रहे हैं उनके लिए वो गहरे संतोष की बात है, लेकिन बाहर से आने वालों को शुरुआत में वो बदलाव एक कष्ट की तरह महसूस होता है, इसलिए उन्हें वापस भेज दिया जाता है। और यहीं पर वो क्षमता वाली बात वापस घूम कर आती है। जो इंसान ये कह रहा था कि मैं पहले बाहर रहकर अपनी क्षमता बढ़ा लूंगा, उसके लिए यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। और वो सबक ये है कि क्षमता कभी बाहर बैठकर या खाली ख्यालों में नहीं बनती। मतलब आप स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर या सिर्फ सोच-सोचकर तैरने की क्षमता विकसित नहीं कर सकते। पानी में उतरे बिना क्षमता आएगी ही नहीं। एकदम सही। किताब में इसे बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है कि सार्थक कामों के लिए दुनिया में कहीं भी कोई रेडीमेड माल या पूरी तरह से तैयार इंसान नहीं मिलता। तो फिर क्या मिलता है? जब कोई व्यक्ति किसी सार्थक काम के भीतर आता है तो वो एक कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की तरह होता है। फिर जब वो काम की भट्टी में तपता है, मुश्किलों का सामना करता है, तब जाकर उसके भीतर वो असली क्षमता पैदा होती है। पहले से सक्षम होकर कोई नहीं आता। हाँ, इसलिए ये सोचना कि मैं पहले क्षमता बढ़ा लूंगा, असल में अपने कंफर्ट जोन से ना निकलने का एक पर्दा है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो थोड़ी सी चुभने वाली है। सबसे पहले तो ये बात कि जब भी कोई सिर्फ मेरे लिए क्या अच्छा है के दायरे में रहकर फैसले लेता है, तो वो अनजाने में ही सही दुनिया के लिए बैंगन की तीखी भुर्जी पकाने लगता है, जो सबका विनाश ही करती है। स्वार्थ कभी भी सच्चा काम नहीं हो सकता। और दूसरी बड़ी बात ये कि इंसान का दिमाग बदलाव से बचने के लिए जो स्किल नहीं है का भ्रम पैदा करता है, वो अक्सर सिर्फ पैसों की लालच को छुपाने का एक तरीका होता है। क्योंकि 1 करोड़ का पैकेज सामने हो तो कोई भी स्किल रातों रात सीखी जा सकती है। और अंत में किसी सार्थक उद्देश्य से जुड़ने के लिए खुद को एक पूरी तरह से तैयार इंसान मानने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सच्ची क्षमता बाहर इंतजार करने से नहीं, बल्कि एक कच्चे माल की तरह खुद को सही काम की भट्टी में तपाने से ही आती है। जब कोई इंसान दुनिया की जरूरत को अपना कर्तव्य मान लेता है, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। असली आजादी उसी मैं और मेरे के चक्रव्यूह से बाहर निकलने में है। एक विचार जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आता है, वो हम सबको सोचने पर मजबूर कर सकता है। शुरुआत में हमने मेरे लिए क्या अच्छा है और 1 करोड़ के ऑफर लेटर की बात की थी। तो इस चर्चा को सुनने वाले हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि जिस भी पढ़ाई, जिस भी नौकरी या जिस भी गतिविधि को आज वो अपना सबसे बड़ा पैशन मानता है, अगर आज इसी वक्त उसमें से सारा पैसा, सारा रुतबा और समाज से मिलने वाला सम्मान हटा लिया जाए, तो क्या वो तब भी छाती ठोक कर ये कहेगा कि वो सिर्फ उसी काम के लिए बना है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान अनजाने में खुद को ही सिर्फ 1 करोड़ का काल्पनिक ऑफर लेटर बेच रहा है? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।